अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर व आफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमारी गुफ्तगू होगी एक ऐसे टॉपिक पर जिसका नाम हमारी बुक में लिखा है इनर शेल ट्रांजिशन एंड एक्स-रेज। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली एक्स-रेज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। एक्स-रेज हैं क्या, हम ये देखेंगे कि इनर शेल ट्रांजिशन का जो लफ्ज़ी मतलब है ये क्या है। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्स-रेज को समझेंगे, एक्स-रेज के साथ साथ इनर शेल ट्रांजिशन को भी समझेंगे। चूंकि दो चीज़ों को हमने समझना है तो गुफ्तगू थोड़ी सी लंबी होने वाली है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये गुफ्तगू आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल भी होगी और इंटरेस्टिंग भी होगी, क्योंकि ये टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चंस के एतबार से। तो चलिए तमाम एक्टिविटीज़ को छोड़कर मेरे साथ चलें इस सफ़र पर जो शुरू करेंगे हम लाइट बोर्ड पे। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि गुफ्तगू आगे बढ़ चुकी है और आप देख चुके हैं कि हमारे टॉपिक का नाम एज पर बुक इस इनर शेल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज। टॉपिक चूंकि बहुत वसी है, आप टॉपिक के नाम से देख सकते हैं जिसका नाम इतना वसी है तो टॉपिक की इंफॉर्मेशन किस कदर वसी होगी। इसलिए हम इस टॉपिक को बाय पार्ट्स सीखने की कोशिश करेंगे। इनर शेल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज हमें सीखना है। इनर शेल ट्रांजिशन क्या होती है, हमें यह भी सीखना है कि कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज क्या होती है। तो एक्स-रेज और कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज में फर्क है, लेकिन क्या फर्क है ये समझने के लिए पहले हमें एक्स-रेज का इल्म होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। एग्जाम के एतबार से ये लॉन्ग के लिए एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट और तगड़ा सवाल है। सवाल को शुरू करते हैं इन्हीं हेडिंग्स के साथ जिस तरह से मैं करता चला जाऊंगा। सबसे पहले हम एक्स-रेज का इंट्रोडक्शन देंगे कि एक्स-रेज आखिर क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, एक्स-रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज ही है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से विजिबल लाइट है, रोशनी जिसकी वजह से आप मुझे देख सकते हैं, जिसकी वजह से आप इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक लम्हे के लिए अगर इस कमरे की जहां मैं खड़ा हूं मुकम्मल तौर पर लाइट्स ऑफ हो जाएं तो आपकी विजिबिलिटी मुझे लेकर जीरो हो जाएगी। तो लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही की एक किस्म है। यूं कह लीजिए कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा है जो रेड से शुरू होकर मैक्सिमम एनर्जी वॉयलेट तक जाता है। खुदा की कुदरत से हमारी आंख सिर्फ इसी विजिबल रीजन को देख सकती है, इसीलिए इसे विजिबल रीजन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, विजिबल रीजन में जो मिनिमम एनर्जी है वो रेड की है और मैक्सिमम एनर्जी वॉयलेट की। ये बातें चूंकि आप पहले भी जानते हैं इसलिए थोड़ी सी जरा स्पीड से बता दी। आप जानते हैं कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम में सिर्फ विजिबल लाइट ही नहीं होती, विजिबल के अलावा भी कुछ रीजन्स हैं। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी रेड से कम है, इन्हें इंफ्रारेड बोलते हैं, और जिनकी एनर्जी वॉयलेट से ज्यादा है इन्हें अल्ट्रा वॉयलेट बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अल्ट्रा वॉयलेट रीजन विजिबल रीजन ही की तरह से एक रीजन है। जैसे विजिबल रीजन में एक वेवलेंथ नहीं है, मुख्तलिफ 7 रंगों पर मुश्तमिल 7 वेवलेंथ्स हैं। इसी तरह से अल्ट्रा वॉयलेट रीजन भी किसी एक वेवलेंथ पर मुश्तमिल नहीं है। अल्ट्रा वॉयलेट में भी मुख्तलिफ हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी और लो या स्मॉल वेवलेंथ की बहुत सारी रेडिएशन है, जिनमें से एक एक्स-रे है। तो यहां पर आपको इस सारी गुफ्तगू में एक बात तो यकीनन क्लियर हो गई होगी कि एक्स-रेज आर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। सो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं। एक्स-रेज को आप और मैं अपनी आंख से नहीं देख सकते, तो यकीनन आपके जहन में यह सवाल होगा कि सर फिर एक्स-रे
जो बॉडी का किया जाता है उसे कैसे ऑब्जर्व किया जाए। डियर स्टूडेंट्स, चीजों को अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो यकीन कीजिए यू विल लव इट। हम जब बॉडी का एक्सरे करवाते हैं वो क्या होता है ये भी बताऊंगा, उसे ऑब्जर्व कैसे किया जाता है ये भी बताऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले एक्सरेज की प्रॉपर्टीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए फिर एक्सरेज को समझते हैं। क्या है अल्ट्रावायलेट रेज? लिखते हैं एक्सरेज आर एक्सरेज आर द हाई एनर्जी high frequency electromagnetic radiations with very small wavelengths of the order of angstrom. जो एक्स-रेज है they are the high energy high frequency, इनकी एनर्जी भी हाई है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी हाई है, एंड दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेरी स्मॉल वेवलेंथ्स, इनकी वेवलेंथ्स बहुत छोटी होती है डियर स्टूडेंट्स। अब सवाल ये पता होता है इनकी वेवलेंथ कितनी छोटी है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि इनकी वेवलेंथ ऑलमोस्ट डियर स्टूडेंट्स 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर्स के ऑर्डर की है। इसी को हम 1 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ है, 1 × 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर्स को ये रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए एक्स रेज का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। एक्स रेज आर द हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद वेरी स्मॉल वेवलेंथ्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इन्हें पैदा करने का, इन्हें खल्क करने का तरीका क्या है, हाउ दीज एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इनका प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूं ये बहुत टेक्निकल बात है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन क्या, देखिए हर चीज का एक प्रॉपर प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन होता है। चाहे आप घर में एक केक ही क्यों ना बना रहे हो, केक का भी प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन है बेकिंग। बेकिंग के बगैर केक नहीं बन सकता। इसी तरह से अगर आप घर में समोसे या पकौड़े बना रहे हैं, इनका भी एक प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन है, इन्हें फ्राई किया जाता है। इसी तरह से एक्स रेज अगर बनानी है तो किस असूल, किस कानून के तहत बनेंगी, वो उसका प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगा। और ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन क्या है एक्स रेज के लिए? डियर स्टूडेंट्स, एक्स रेज को पैदा करने के लिए, बनाने के लिए जिस असूल, जिस तरीके का हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं इनर शेल ट्रांजिशन, जी डियर स्टूडेंट्स। तो फाइनली वो आखिरी टर्म आ ही गई जिसका जिक्र हमने इस टॉपिक की हेडिंग में देखा था, इनर शेल ट्रांजिशन। क्या है आखिर इनर शेल ट्रांजिशन? चलिए इनर शेल ट्रांजिशन को समझते हैं। अब याद रखिएगा एक्स रेज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए या एक्स रेज की प्रोडक्शन के लिए हम इनर शेल ट्रांजिशन करते हैं। सवाल ये पैदा होता है किसकी? इनर शेल ट्रांजिशन की जाती है ऐसे टारगेट की, इसे टारगेट क्यों कहते हैं मैं भी बताऊंगा, ऐसे टारगेट की जो हैवी न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है। तो टारगेट इज द हैवी मेटल ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जो टारगेट चूज करते हैं वो एक हैवी मेटल होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है।
हैवी मेटल चूज करने का क्या फायदा है? हैवी मेटल क्यों चूज किया जाता है? ऐसा मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो, हैवी भी हो, इसको समझना है हमें इनर शेल ट्रांजिशन की रूल से। तो चलिए समझते हैं। हैवी मेटल में यकीनन न्यूक्लियस में ढेर सारे प्रोटॉन्स शामिल होंगे। अब मैं बहुत सारे प्रोटॉन्स तो यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकता, तो चंद एक से ज्यादा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ड्रॉ करके ये बता देता हूँ कि इसके पास ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। स्टूडेंट्स, अगर प्रोटॉन्स ज्यादा है तो आप जानते हैं कि एटम में जितने प्रोटॉन्स हों उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो हमें असल में हैवी न्यूक्लियस इसलिए चाहिए था ताकि उस न्यूक्लियस के गिर्द ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स भी ढेर सारे शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हो। तो यहां से एक बात तो तय है कि इस एटम में न्यूक्लियस के गिर्द एक शेल फिल्ड नहीं होगा जैसे हाइड्रोजन के केस में होता था। इसमें बहुत सारे शेल इलेक्ट्रॉन्स से भरे हुए होंगे। आप इन तमाम शेल्स को नेम दे सकते हैं, जो कि आप जानते हैं सबसे लोएस्ट के उससे अगला एल और फिर एम शेल कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनर शेल ट्रांजिशन क्या है, इसे एक जुमले में, वन लाइन में जरा अंडरस्टैंड कीजिए। फिर मैं ये भी बताऊंगा कि इनर शेल ट्रांजिशन आखिर करते कैसे हैं। एक जुमले में अगर मुझे आपको इनर शेल ट्रांजिशन समझाना हो तो मैं कहूंगा कि मान लीजिए कि इनर शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मैं किसी तरह इस इलेक्ट्रॉन को इनर शेल से खारिज कर दूं, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से किक आउट कर दूं, निकाल दूं, तो इस पहले शेल में या इनर शेल में अंदर जाके, है ना, बाहर बहुत सारे शेल हैं और अंदर वाले शेल में एक वैकेंसी प्रोड्यूस हो जाएगी, एक खाली जगह प्रोड्यूस हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, एक रूल, एक असूल जिंदगी का याद रख लें, जिंदगी में काम आएगा। इस कायनात की हर चीज हाई एनर्जी लेवल पे अनस्टेबल है। हर चीज इस कायनात की लो एनर्जी लेवल पर आके खुद को स्टेबल करना चाहती है। आसानी के लिए उर्दू की एक कहावत बता देता हूं, पर सुनी होगी, पढ़ी होगी अक्सर, हर अरूज को जवाल है। इसी तरह से हर हाई एनर्जी वाली चीज ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए लो एनर्जी पर आना है। तो होगा क्या के शेल में आपने इलेक्ट्रॉन को किक आउट कर दिया। कैसे, हम देखेंगे आगे, लेकिन फिलहाल अभी मान लीजिए आपने किक आउट कर दिया। सो के शेल का इलेक्ट्रॉन यहां आ चुका है। सो के शेल इस वक्त एक वैकेंसी यानी एक खाली स्पेस लिए बैठा है। मुमकिना तौर पर क्या होगा, इस के शेल से आगे है एक एल शेल, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये ढेर सारे शेल्स भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन अब एल शेल से जंप करके आएगा जब के शेल में, तो इसी को तो इनर शेल ट्रांजिशन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से इनर शेल में ट्रांजिशन करेगा तो आप जानते हैं कि ये एनर्जी एमिट करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एनर्जी एमिट होगी, दिस टाइम दिस एनर्जी विल बी कॉल्ड एज एक्स रेज। वो हाई एनर्जी रेडिएशंस एक्स रेज रीजन में लाए करती होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जरा तहम्मुल से मैं चीजों को दोबारा थोड़ा सा क्लियर करता हूं। सो व्हाट इज इनिशियल ट्रांजिशन? वी हैव अ हैवी टारगेट, यानी एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है और जिसके पास ढेर सारे शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। मैंने किसी तरह इसके एक इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल दिया। अब इसके इनर शेल में एक वैकेंसी प्रोड्यूस हो गई। ये जो वैकेंसी इनर शेल में प्रोड्यूस हुई है ये लो एनर्जी पर है, और बता चुका हूं कि इस कायनात की हर चीज अपने आप को हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पर लाना चाहती है, स्टेबल करना चाहती है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन एल शेल से मुमकिना तौर पर जंप करेगा के शेल में। जब एल शेल से के शेल में जंप करेगा तो जो एनर्जी वो एमिट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्स रेज। ये सारा अमल है जिसे इनर शेल ट्रांजिशन ऑफ हैवी मेटल या हैवी टारगेट कहा जाता है।
स्टूडेंट्स अब यहाँ पर बात थोड़ी सी काबिले गौर है कि यहाँ पर जो वेवलेंथ एमिट हो रही है, जिसे आप एक्सरेज कह रहे हैं, ये कौन सी है? चलिए थोड़ा सा जरा और समझते हैं, एक और हेडिंग के साथ इसे कह देंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। चीजों को जरा साथ साथ समझते जाएं। हर चीज अगली चीज के साथ जुड़ी हुई है, हर चीज कनेक्टेड है अगली चीज के साथ, खुद ब खुद चीज आपको समझ आती जाएंगी। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या होती है? डियर स्टूडेंट्स, मैंने जिस तरह से अभी कहा कि जब एक हायर शेल से इलेक्ट्रॉन लोअर शेल पे जंप करेगा, जो एनर्जी एमिट होगी वो एक्सरेज कहलाएगी। डियर स्टूडेंट्स, जरा एक लम्हे के लिए रुक जाए, मेरे साथ चलिएगा, रुक जाए एक लम्हे के लिए, फ्लैशबैक में आए। आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम करवाया था, और हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम में मैंने आपको क्या बताया था? डियर स्टूडेंट्स, मेरे साथ रहिएगा जरा। मैंने आपको बताया था कि जब भी हायर शेल से एक इलेक्ट्रॉन लोअर शेल में जंप करता है तो एमिशन होती है, ये एन ये पी। पुरानी गुफ्तगू में आपको अपने साथ लेके जा रहा हूँ, वक्त में वापस लेके जा रहा हूँ, टाइम ट्रैवलिंग कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन है एन शेल में, जब ये एन शेल से जंप करेगा पी शेल में तो एनर्जी एमिट होगी, एनर्जी का इखराज होगा। कितनी एनर्जी एमिट होगी? आपने मुझे कहा था सर डेल्टा ई एनर्जी एमिट होगी। डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई ऑफ एन, यानी एनर्जी ऑफ एन शेल माइनस एनर्जी ऑफ पी शेल। इसका मतलब इस दुनिया में जब भी एन शेल से पी शेल पे, इसी शेल से इसी पी शेल पे इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा तो हमेशा यही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, हमेशा यही एनर्जी एमिट होगी। इसका मतलब है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट हो रही है हर बार जब उसी पर्टिकुलर शेल से उसी दूसरे पर्टिकुलर शेल पे इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, यानी कि हमें इसकी वेवलेंथ का पता होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरेज में भी ऐसे ही होता है। हमें पता है कि इस हैवी एटम में एल शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है। जब भी एल शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके के शेल पे आएगा, इसकी एनर्जी जो एमिटेड एनर्जी है हम जानते होंगे वो क्या है, इसकी वेवलेंथ हम जानते होंगे वो क्या है। इसीलिए इन खास एक्सरेज को जो हमेशा सेम एनर्जी सेम वेवलेंथ की निकलेंगी हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कह देते हैं। तो चलिए फिर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को प्रॉपरली डिफाइन कर देते हैं एज पर द डेफिनेशन ऑफ बुक। चलिए स्टूडेंट्स लिखते हैं, इनर्शियल ट्रांजिशन ऑफ heavy metal give rise to the X-rays. These X-rays of specific wavelength and energies are called characteristic X-rays. हम इन्हें कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज कह देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज का जो खास कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। देखिए चीजें थोड़ी सी यहां पर इंपॉर्टेंट हैं, तो हर चीज पर हम बहुत ज्यादा फोकस करते हुए चल रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि अब तक की गुफ्तगू आपको समझ आ चुकी है कि हम कर क्या रहे हैं। हमने एक्स-रेज प्रोड्यूस करनी है, एक हैवी मेटल या हैवी मेटल में हायर शेल के इलेक्ट्रॉन को लाना है लोअर शेल में। तो लोअर शेल में जगह बनाने के लिए लोअर शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाला, लोअर शेल में इनर शेल में जगह बनी, हायर शेल से जब इनर शेल में ट्रांजिशन होगी तो निकलेंगी एक्सरेज। ये एक्सरेज हमें पता है,
हमेशा सेम एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी और स्पेसिफिक वेवलेंथ की निकलनी है. सो दीज एक्सेस स्पेसिफिक वेवलेंथ एंड एनर्जीज आर कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक एक्सेस. अब सवाल ये है कि ये सब कुछ आखिर होता कैसे है, ये सारा मैकेनिज्म काम कैसे करता है. तो आज चलिए इस मैकेनिज्म को भी समझते हैं डियर स्टूडेंट्स. सो मैकेनिज्म क्या हो क्या रहा है. Dear students, what is the mechanism of this characteristic X-ray production or what is the mechanism of inner shell transition? होता क्या है. चलिए मैं आपको समझाता हूं. हमारे पास एक हैवी मेटल का एटम एज अ टारगेट मौजूद है. इसके गिर्द बहुत सारे शेल्स हैं लाइक दिस. अब डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम शेल्स को जैसे कि हम नाम दे चुके हैं, फिर से दे देते हैं KLM. इन तमाम शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. तो मैं इन तमाम शेल्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो फिल नहीं करूंगा, चूंकि मैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं सिखा रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ इनर शेल ट्रांजिशन सिखा रहा हूँ. तो मैं यहाँ पर आर्बिट्रेरीली एक 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 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना देता हूँ. तो डियर स्टूडेंट्स, अब होने क्या वाला है देखिएगा जरा. ये इलेक्ट्रॉन इनर शेल यानी कि K शेल का मौजूद है यहाँ पर. मुझे इसे निकालना है, इनर शेल में स्पेस बनानी है. तो अब स्पेस कैसे बनाई जाए. मैं इस पर हमला करूंगा एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन से. डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास एक कैथोड होगी, एक इलेक्ट्रॉन गन होगी. उस इलेक्ट्रॉन गन से मैं इस इलेक्ट्रॉन पर एक फायर करूंगा. यूं समझ लीजिए मैं ये इलेक्ट्रॉन मारूंगा इस पर. इलास्टिक कलेजन की वजह से ये हिटिंग इलेक्ट्रॉन अपनी मुकम्मल तर एनर्जी इस इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को दे देगा और उस एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस इनर शेल से एक्सपेल हो जाएगा, निकल जाएगा. एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल लीव द इनर शेल क्रिएटिंग अ होल, क्रिएटिंग अ वैकेंसी इन इट. तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने समझा कि हम कर क्या रहे हैं. इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे एक कैथोड से लाइक दिस, फायर करेंगे. कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज. जब फायर करेंगे ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, वैकेंसी प्रोड्यूस होगी. अब हर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जब जंप करके इस वैकेंसी को फिल करेगा तो जो एनर्जी वो एमिट करेगा वो होगी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज. चलिए, अब चूंकि आप यहां तक तो मेरे साथ आ ही चुके हैं, तो चलिए क्यों ना मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होंगी ये कितनी एग्जाम की हुआ करती है. हमारी बुक में चूंकि 2 एग्जाम डिस्कस हुई हैं, मैं उन्हीं को डिस्कस करूंगा. सो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज आर ऑफ 2 टाइप्स. एक जिसे बुक कहती है ये कहलाएगी के अल्फा एक्सरेज, और एक जिसे बुक कहती है के बीटा एक्सरेज. ये कौन सी 2 खास यानी कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं, चलिए समझते हैं. स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग है. आइए देखिए, ये नाम जहन में रख लें और मेरे साथ साथ चलते जाएं. यहां पे हुआ क्या, के शेल में वैकेंसी प्रोड्यूस हुई. उस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए एल शेल का इलेक्ट्रॉन के में जंप करता है. तो अगर मैं आपसे पूछूं डियर स्टूडेंट्स, इस केस में जो एनर्जी एमिट हो रही है वो आखिर कितनी है, तो आप मुझे कहेंगे सर डेल्टा ई एनर्जी एमिट हो रही है. मैं आपसे पूछूंगा डेल्टा ई किसके इक्वल है, आप मुझे कहेंगे सर एनर्जी ऑफ एल शेल माइनस एनर्जी ऑफ के शेल. ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स, इसे HF से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो मैं ये बात सारी यूं समराइज कर सकता हूं कि वैकेंसी पैदा हुई के शेल में और के बिल्कुल अगले शेल से उस वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन के में आ गया और निकल आई कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे. अब जब भी के
या जिस शेल के बिल्कुल अगले शेल से, के बिल्कुल अगले शेल से इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी को फिल करने के लिए आएगा, तो हम इसे कह देंगे ये अल्फा एक्स रेज है। चूंकि जंप करके के में आ रहा है तो इसे कह देंगे ये के अल्फा एक्स रेज है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर इसी बात को यहां पर लिख लेते हैं। सो व्हाट आर के अल्फा एक्स रेज? ये वो एक्स रेज हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एल से के में जंप करके आ रहे हैं, यानी वैकेंसी के में प्रोड्यूस हुई, ये वो शेल है जहां पर वैकेंसी प्रोड्यूस होती है, और अल्फा उस वक्त लगता है जब बिल्कुल उससे अगले शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके वैकेंसी को फिल करने के लिए आता है। तो एनर्जी ऑफ के अल्फा कैन बी रिटन एज एनर्जी ऑफ एल माइनस एनर्जी ऑफ के विच इज इक्वल टू एच एफ। अब एफ के साथ भी मैं यहां पर छोटा सा के अल्फा लिख देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एनर्जी ऑफ के अल्फा एक्स रे आ गई। तो चलिए अब बात करते हैं के बीटा की। के बीटा एक्स रेज कौन सी होंगी? यकीन कीजिए, अगर तो आप के अल्फा समझ चुके हैं तो के बीटा आप मुझे खुद भी बता सकते हैं। के बीटा कौन सी होगी? देखिए, मैंने आपको अभी सिखाया, उसी पे अमल कीजिए। वैकेंसी प्रोड्यूस हो रही है कहां पे? के में। अल्फा के बाद आता है बीटा। अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए एल से इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, क्योंकि अगर एल से आता तो वो के अल्फा था। एल के अगले से, क्योंकि अल्फा के आगे है बीटा, तो एल के आगे से इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को फिल करने के लिए यहां पर जंप कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नाउ कॉल्ड एज के बीटा एक्स रेज। तो के बीटा के एनर्जी को आप कैसे लिखेंगे? एनर्जी ऑफ के बीटा इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ, अब एल नहीं लिखूंगा, एम लिखूंगा, एनर्जी ऑफ एम माइनस एनर्जी ऑफ के, दैट इज इक्वल्स टू एच एफ के बीटा। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, बात को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहे हैं। सवाल अक्सर पूछा जाता है कि किस करेक्टरिस्टिक एक्सरे की एनर्जी ज्यादा हुआ करती है, के अल्फा की या के बीटा की? आसान सा रूल है, जितनी बड़ी छलांग उतनी बड़ी एनर्जी। देखिए कि अल्फा में जो इलेक्ट्रॉन छलांग लगा रहा है वो बिल्कुल अगले शेल से के पे छलांग लगा रहा है, लेकिन के बीटा में इलेक्ट्रॉन इस थर्ड शेल से पहले शेल पे छलांग लगा रहा है। इस केस में जो एनर्जी एमिट होगी वो यकीनन बड़ी छलांग की वजह से ज्यादा एमिट होगी। तो यहां पर नोट के एतबार से ये बात जहन में रखिएगा, दैट इज एनर्जी ऑफ के बीटा इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ के अल्फा। तो ये तो बात डियर स्टूडेंट्स एनर्जी की थी, लेकिन चलिए अब बात करते हैं इंटेंसिटी की, यानी कि कितनी नंबर ऑफ ट्रांजिशंस के अल्फा के केस में होंगी और कितनी नंबर ऑफ ट्रांजिशंस के बीटा के केस में होंगी। मैं इस सवाल को थोड़ा सा आसान कर देता हूं आपके लिए, चलिए सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सरे प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्सरे प्रोडक्शन के दौरान कुछ के अल्फा एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है और कुछ के बीटा एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है। कुछ ट्रांजिशन एल से के में इलेक्ट्रॉन के जंप करने से एक्सरेज प्रोड्यूस कर रही है और कुछ ट्रांजिशंस एम से इलेक्ट्रॉन के में ट्रांसफर होने पर एक्सरेज प्रोड्यूस कर रही है। सवाल यह है कि अगर कुल टोटल 10 ट्रांजिशंस होती हैं तो क्या चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन एल से के में जंप करेगा, यानी के बीटा प्रोड्यूस होगी, और क्या चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन एम से के में जंप करेगा, यानी कि के बीटा प्रोड्यूस होंगी। तो सवाल बहुत सिंपल है, आपका क्या ख्याल है, क्या जवाब होगा आपका? सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, जवाब दीजिए। जी डियर स्टूडेंट्स, यस, आपने बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि ये एल शेल के करीब है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, यूं समझ लीजिए, अगर किसी मोहल्ले में किसी के घर में कोई घर से जाता है या किसी
एक घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो नेबरिंग घरों में सबसे पहले पता आता है। नेबरिंग घरों में लोग सबसे पहले आते हैं खबर लेने के लिए। इसी तरह से इस के शेल में अगर वैकेंसी प्रोड्यूस हो जाए तो सबसे पहले या ज्यादा चांसेस हैं के से अगले वाले शेल एल से इलेक्ट्रॉन जंप करके के में आएंगे। तो मिसाल के तौर पे अगर 10 टोटल ट्रांजिशन हो रही है तो 8 या 7 ट्रांजिशंस एल से के में इलेक्ट्रॉन के जंप करने पर होंगी, यानी कि शिद्दत के अल्फा की ज्यादा होगी, इंटेंसिटी के अल्फा की ज्यादा होगी, ज्यादा फोटॉन्स के अल्फा की एनर्जी के निकलेंगे बार बार, क्योंकि ज्यादा चांस और ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग के अल्फा है। और कुछ ट्रांजिशंस होंगी क्योंकि एम दूर पड़ता है, कुछ ट्रांजिशंस होंगी इलेक्ट्रॉन की एम शेल से के शेल पर फॉल करने की। चंद एक इलेक्ट्रॉन्स एम शेल से के शेल पर फॉल करेंगे। तो याद रखिएगा इंटेंसिटी के एतबार से माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात आगे जाके आपको मैं फिर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इंटेंसिटी ऑफ के अल्फा इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ के बीटा। चलिए इस बात को भी एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये सारी बात तो थ्योरेटिकली अब आप समझ चुके हैं। सो आप समझ चुके हैं कि एक्सरेज क्या है, आप समझ चुके हैं कि एक्सरेज का प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन क्या है, आप समझ चुके हैं कि ये इनर्शियल ट्रांजिशन जो कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज है आखिर है क्या, और इसमें जो एक्सरेज प्रोड्यूस होती है उन्हें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्यों कहा जाता है, बिकॉज दीज एक्सरेज आर ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ एंड एनर्जीज, इनकी एनर्जी और वेवलेंथ फिक्स्ड, कांस्टेंट या स्पेसिफिक होती है। अब ये सब कुछ किस मैकेनिज्म के, किस असूल के थ्रू किया जाता है? आप एक्सटर्नली एक इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करने पर के शेल में वैकेंसी प्रोड्यूस की जाती है, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए या के अगले शेल यानी एल से इलेक्ट्रॉन फॉल करता है विच लीड्स टू के अल्फा, या उस एल से भी अगले शेल यानी एम शेल से इलेक्ट्रॉन फॉल करता है के में उस वैकेंसी को फिल करने के लिए, दैट लीड्स टू के बीटा एक्सरेज। हमने देख लिया, कंपैरिजन कर लिया, एनर्जी ऑफ के बीटा इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ के अल्फा, क्योंकि डबल जंप यानी एक शेल छोड़कर लंबी जंप मार रहा है के बीटा वाला। एनर्जी के एतबार से भी मैं बता चुका हूँ, इंटेंसिटी के एतबार से भी बता चुका हूँ, एनर्जी ऑफ के अल्फा और के बीटा भी मैं आपको कैलकुलेट करवा चुका हूँ। अब सारा कुछ एक्सपेरिमेंटली कैसे होता है, थ्योरेटिकली तो देख लिया, रियल वर्ल्ड में असल दुनिया में सब कुछ कैसे होता है मुझे यकीन है आप ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आप भरे हुए हैं तजस्सुस से। इस तजस्सुस की प्यास मैं जरूर बुझाता अगर दामन वक्त में मजीद गुंजाइश होती। सफर काफी लंबा हो चुका है, मुझे यहाँ पे आपकी इजाजत की अशद जरूरत है। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मैं आपसे मुलाकात करूंगा आने वाले अगले लेक्चर में इसी टॉपिक को आगे लेके जाने के लिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।